नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने किया था अकबर के शासनकाल पे, और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। आपके सिलेबस में अगर भारतीय इतिहास है तो टॉपिक वाइज आप वो लेक्चर्स जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज बात करेंगे हम जहांगीर के बारे में। देखिए, जहांगीर का जन्म हुआ 1569 में फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर के जन्म के बारे में भी एक कहानी है कि जहांगीर के जन्म से पहले अकबर के कई संतानें हुई, बट वो जिंदा नहीं बचती थी। इस वजह से जहांगीर जो है एक सूफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती के दर पर गया और उनसे एक अपने हेल्दी बच्चे के लिए, एक स्वस्थ बच्चे के लिए उन्होंने दुआ मांगी। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही कहा जाता है जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए बचपन में उसे सलीम या शेखू बाबा कहकर अकबर बुलाया करता था। अपने शासनकाल में ही जो है, अब मैंने जब अकबर पढ़ा था तब हमने ये बात करी थी कि सलीम और अकबर के जो रिश्ते हैं वो सही नहीं थे। 1582 में सलीम ने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, हालांकि उस विद्रोह को अकबर ने दबा दिया था। इस वजह से अकबर अपने पुत्र से नाराज़ रहता था। वो यह भी चाहता था कि जहांगीर का जो पुत्र है, जो खुसरो नाम से था, वो आगे चलकर अकबर के बाद शासक बने। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। अकबर ने अंत में जाते जाते जहांगीर को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जहांगीर पढ़ा लिखा था, अकबर की तरह नहीं था जिसने कभी उसको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, बट जहांगीर के साथ ऐसा नहीं था। जहांगीर जो है फ़ारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था, अरबी भाषा, तुर्की भाषा, इनको भी वो जानता था। कविताएं लिखने का इसे शौक़ था, न्यायप्रिय था। हालांकि कुछ बुरी आदतें भी इसमें थी, जैसे शराब का ये बहुत अधिक सेवन करता था, बाद में जो इसकी मृत्यु का कारण भी बना। तो जहांगीर और अकबर के रिश्ते जो हैं, हालांकि वो थोड़े टेंस थे, बट फिर भी अकबर के बाद गद्दी का हकदार जहांगीर ही बना। अकबर ने अपने पुत्र का विवाह बड़े बड़े राजघरानों में किया। जैसे जहांगीर का विवाह जोधपुर की एक राजकुमारी से हुआ, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिन्हें हम कई बार जोधाबाई कह देते हैं। जहांगीर का विवाह हुआ था जोधाबाई से। ऐसे कैसे आमेर के जो राजा हुए मान सिंह की बहन थी मानाबाई, उनसे भी जहांगीर का विवाह हुआ। तो राजपूताना में आप समझिए जहांगीर की अच्छी खासी रिश्तेदारियाँ थी। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहांगीर के इन्हीं शादियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए, आगे चलकर इनके बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। और जहांगीर ही वो शासक है जिसके काल में मुगलों के अंदर उत्तराधिकार के लिए भाइयों भाइयों में झगड़े शुरू हो गए, जो अंत तक चलते रहे, और यही मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण रहे। इससे पहले आप देखेंगे तो भाइयों में कभी इतने बड़े झगड़े नहीं हुए थे। हुमायूं और अकबर दोनों ही बिना किसी विवाद के शासक बने थे। जहांगीर भी बिना किसी विवाद के शासक बना था, परंतु जहांगीर के शासक बनते ही विद्रोह शुरू हो गए। तो थोड़ा हम बात करें, आप इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें, देखिए जहांगीर के जो हैं वो 4 पुत्र थे, खुसरो, खुर्रम, शहरयार और परवेज़। इसमें से ये जो खुसरो और खुर्रम है, इन दोनों की आप समझिए कि रिश्तेदारी जो है राजपूताना में थी। जैसे खुसरो ये आमेर की मानाबाई से उत्पन्न था, जो मानसिंह की बहन थी, और राजा भगवान दास थे, उनकी पुत्री थी। खुर्रम जो है ये जोधपुर की जगत गुसाई या जोधाबाई, जिनकी हम बात कर रहे थे, मोटा राजा उदय सिंह की ये पुत्री थी। खुसरो जो अकबर के बहुत ही नज़दीक था, जो कई बार अकबर इस प्रकार की मंशा जाहिर कर चुका था कि मेरे बाद अगर कोई शासक बनने का हकदार है तो वो खुसरो होना चाहिए, परंतु आखिरी समय में अकबर ने जहांगीर को गद्दी सौंपी थी। इस वजह से खुसरो जो है अपने पिता से नाराज़ हो गया और उसने 1606 में अपने पिता के खिलाफ ही, यानी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह करके वो अपने जो घुड़सवार थे उनके साथ वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास गया, और अर्जुन देव ने उन्हें मुग़ल बादशाह बनने का आशीर्वाद भी दिया। जो भी बात है, खुसरो बाद में पकड़ा गया और खुसरो को जेल में डाल के अंधा करवा दिया गया। हालांकि इसकी हत्या नहीं करी गई थी, जहांगीर ने इसे जेल में रखा, और अंधा भी इसे पूरी तरह से नहीं किया गया था, पार्शली अंधा किया गया था। कहते हैं कि इसको कुछ दिखता था छोटा, और बाद में जाके 1621 के अंदर खुसरो की मृत्यु होती है। ऐसे कैसे खुर्रम जोधपुर की जगत गुसाई से उत्पन्न था, और आगे जहांगीर चल के एक और शादी करता है नूरजहाँ से। नूरजहाँ का एक भाई था आसफ खान।
आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। ये अर्जुमंद बानो बेगम जो है आगे चल के मुमताज़ महल कहलाई, इससे इसका विवाह हुआ था और यही खुर्रम जो है ये आगे चल के शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठा। फिर देखिए शहरयार। शहरयार के साथ ये हुआ कि इस नूरजहां की एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। नूरजहां ने जहांगीर से दूसरी शादी करी थी। नूरजहां की पहले शादी हो चुकी थी शेर अफगान से, अली कुली खान, अभी उसकी हम बात करेंगे। तो नूरजहां की उस पहले विवाह से एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम, और उसने ये किया कि जहांगीर से शादी के बाद अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के ही एक और पुत्र शहरयार के साथ कर दिया था। और परवेज़, ठीक है, इसका भी कोई खास यहाँ पे रोल तो नहीं है, बट हाँ ये है कि इसकी एक बेटी थी नादिरा बानो जिसका विवाह आगे चल के शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के साथ हुआ था। मुगलों के अंदर ये प्रथा थी कि आपस में ही अपने भाई बहन जो हैं या कज़न वगैरह जो होते थे, इनकी आपस में शादियां हो जाती थी। तो कोई ये अजीब बात नहीं, ये प्रैक्टिस उस समय मुगलों में प्रचलित थी। देखिए यहाँ पे आपको जो बात याद रखनी है, यहाँ पे आप बहुत बड़ी आप देखेंगे कि मुगलों की राजनीति होती है जो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण इस प्रकार की राजनीति थी जिसमें भाइयों को भाइयों के खिलाफ ही खड़ा कर दिया गया था। नूरजहां के ऊपर मैं कभी मौका मिला तो एक पूरा अलग ही चैप्टर करूँगा, बहुत लंबा चौड़ा है उसमें, बट फिलहाल आप शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ सिर्फ इस मुगल काल के जहांगीर वाले सेक्शन को पढ़ने के हिसाब से, तो आप ध्यान रखिए सिर्फ खुसरो और खुर्रम। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और उसे जहांगीर ने अंधा करवा के जेल में डाल दिया, और खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। देखिए इस समय जहांगीर जो है वो, ये तो हमने बात कर ली, अभी जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र किया परंतु वो षड्यंत्र असफल रहा, उसे अंधा करा दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी, क्योंकि जब जहांगीर को पता चला कि खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया है तो जहांगीर उनके खिलाफ अपने मन में एक गरज लेके बैठ गया और उसने उनको हत्या करवा दी। इससे ही जो है पहली बार मुगलों और सिखों के बीच में जो तनाव है वो शुरू हुआ। फिर देखिए जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को, यानी कि शाहजहां जो आगे चल के शाहजहां के नाम से हुआ, उसे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान में भेजा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर और महाराणा प्रताप का संघर्ष जग जाहिर है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई 1597 में और अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में। तो महाराणा प्रताप के बाद जो उनके पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने मुगलों से अपने राज्य की स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा। दूसरी तरफ जब जहांगीर शासक बना तो उसने फिर से, जहाँ पे उसके पिता ने महाराणा प्रताप के खिलाफ लास्ट में 1582 का वो दिवेर का अभियान किया था, उसके बाद कोई नया अभियान नहीं किया था, जहांगीर ने फिर से जो है राजपूताना के अंदर मेवाड़ रियासत के खिलाफ अपने अभियान तेज कर दिए और इन्हीं अभियानों के तहत जो है उसने अपने शहजादे खुर्रम को मुगल सेना के साथ राजस्थान में या बेसिकली मेवाड़ में भेजा। लंबे समय तक संघर्ष चला, बट उसके बाद कहा जाता है कि अमर सिंह के पुत्र जो थे कर्ण सिंह, उनके दबाव के कारण और अन्य सरदारों के दबाव के कारण जो है मुगलों को मेवाड़ से संधि करनी लगी। दोनों ने ही अपनी सशर्त संधियां कर ली। ये संधि 1615 में हुई थी, बड़ी प्रसिद्ध संधि है मुगल मेवाड़ संधि, जो किसके बीच में हुई थी? तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर और तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बीच में। इस संधि के तहत ये शर्तें तय हुई थी कि जो मेवाड़ी हैं वो कभी भी अपने शासनकाल में चित्तौड़गढ़ के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे, उसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। तो बदले में महाराणा ने भी शर्त रखी कि महाराणा कभी भी जो है वो अपने मुगल दरबार के अंदर, तो मुगल मेवाड़ संधि के अंतर्गत पहली शर्त तो यही रखी गई कि अपना जो भी चित्तौड़गढ़ का किला है उसका कभी भी ये मरम्मत नहीं करवाएंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जो भी महाराणा है चित्तौड़ के, वो कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, उनकी जगह पर जो सबसे बड़ा राजकुमार है मेवाड़ का वो हमेशा मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। और दूसरा, महाराणा के जो घोड़े हैं, या आप समझिए कि मेवाड़ के जो घोड़े हैं, उन्हें शाही दाग से मुक्त रखा जाएगा। तो ये थी मुगल मेवाड़ संधि, जिसके साथ ही मुगलों का और मेवाड़ का संघर्ष यहाँ पे समाप्त होता है। तो
तो ये जहांगीर के शासनकाल की एक बड़ी उपलब्धि थी। 1620 में जहांगीर ने जो है कांगड़ा को विजय किया। कांगड़ा रियासत जो है ये भी बहुत ही पुरानी रियासत थी, इसको अकबर भी नहीं जीत पाया था क्योंकि बहुत ही दुर्गम रास्ता था। इस किले को जीतने का काम किया जहांगीर के शासनकाल में 1620 में। 1626 ईस्वी में जहांगीर का एक बड़ा सेनापति था महावत खां, इसने अपने ही शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि ये विद्रोह जो है जहांगीर के खिलाफ नहीं होकर नूरजहां के खिलाफ था, बट फिर भी उस समय शासक तो जहांगीर ही था, तो इसलिए इस विद्रोह को भी जो है मुगल सेना ने दबा दिया। देखिए, जहांगीर को चित्रकला का बहुत शौक था और मुगल काल में जहांगीर का जो शासनकाल है वो मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर खुद भी एक बेहतरीन चित्रकार था। मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल में मशहूर चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, अभी हमने बात करी इस बारे में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृत या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही बता सकता हूं कि ये किस चित्रकार की कृति है। फिर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम नूरजहां के बारे में बात करें। देखिए, जहांगीर जो है इसने 1611 में शेर अफगान या अली कुली खां की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया। देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। नूरजहां के पिता थे एतमातुद्दौला, जो कि ईरान से आए थे, और ईरान से आने के बाद वो अकबर के दरबार के अंदर एक दरबारी बन गए थे और काफ़ी वाइस थे, विद्वान थे। अकबर उनकी बहुत बात मानता था। अकबर के दरबार में उन्हें एक बड़े दरबारी का पद मिला और कहा जाता है कि यहीं पर जहांगीर जो है वो मेहरुनिसा से शादी करना चाहता था, पर क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि जहांगीर अपने ही एक दरबारी की बेटी से विवाह करे, इस वजह से अकबर ने एतमातुद्दौला से को आदेश दिया कि आप किसी अपने समकालीन या अपने लेवल के अच्छे लड़के को देख के मेहरुनिसा की शादी कर दीजिए। तो अली कुली खान, जो कि बंगाल के अंदर एक जागीरदार था, उसके साथ मेहरुनिसा का विवाह कर दिया गया। तो अकबर की तो मृत्यु हो गई 1605 में। उसके बाद कहा जाता है कि 1607 के अंदर एक राजद्रोह का आरोप लगा के मुगल सेना को अली कुली खां के विरुद्ध भेजा गया, जिसमें अली कुली खां मारा गया। और 1608 के अंदर मेहरुनिसा जो है वो मुगल किले में ही आकर रहने लगी। 1611 में जो है इस विधवा से जहांगीर ने शादी कर ली। कहा जाता है कि जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जहांगीर अब अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताता था, दरबार में भी नहीं जाता था, और दरबारी आज्ञाएं भी जो हैं वो जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहां जारी कर दी थी। लोग कई कई महीनों तक जहांगीर को देख ही नहीं पाते थे। अगर बाहर भी आती थी तो नूरजहां ही आती थी जहांगीर की आज्ञाएं लेकर। जहांगीर, इसके बारे में कहा जाता है कि जहांगीर इस समय जब नूरजहां के साथ होता था वो अधिकांश समय शराब के नशे में ही रहता था। ऐसी स्थिति में वास्तव में जो सत्ता चलाई वो नूरजहां और उसके गुट ने चलाई। इसे नूरजहां जुनता गुट कहा जाता था। इस गुट के अंदर नूरजहां ने अपने पिता एतमातुद्दौला को राज्य के एक बड़े पद के ऊपर, दरबार में जो दरबारियों में सबसे बड़ा पद था वो दिलवा दिया। अपने भाई आसफ खां को उसने मुगल सेना के अंदर सेनापति की पदवी दिलाई। अपनी माँ हसमत बेगम को उसने जो है हरम का, जो शाही हरम था, उसका इंचार्ज बना दिया। अपनी पुत्री लाडली बेगम का जो विवाह है उसने जहांगीर की एक और पुत्र शहरयार से करवा दिया। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि मुगलों के पूरे जो दरबार था उसके ऊपर कब्जा हो गया नूरजहां के परिवार का। आगे चलकर यही जो है इस जहांगीर के शासनकाल में लड़ाई का कारण बना, क्योंकि अब नूरजहां ने जो है अपनी पुत्री का विवाह क्योंकि शहरयार से कर दिया था। शहरयार छोटा था और सबसे बड़ा था खुर्रम, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहांगीर के बाद खुर्रम ही बादशाह बनेगा। नूरजहां चाहती थी कि उसकी बेटी का पति यानी कि शहरयार बादशाह बने। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि शहरयार ने भी खुर्रम ने भी चाल चली और उसका विवाह जो है वो नूरजहां के भाई की बेटी आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हो गया था। तो बेसिकली अब दोनों भाई बहन नूरजहां और आसफ खां दो अलग अलग मुगल राजकुमारों का पक्ष ले रहे थे। आसफ खां पक्ष ले रहा था खुर्रम का और नूरजहां पक्ष ले रही थी शहरयार का। नूरजहां ने बहुत कोशिश करी किसी भी तरीके से खुर्रम को अपने ही पिता के खिलाफ भड़का दे। शुरुआत में ऐसी कुछ हरकतें हुई भी, परंतु जल्द ही खुर्रम जो है नूरजहां की चालों को समझ गया और अंततः लास्ट में जाते जाते खुर्रम आसफ खां की सहायता से मुगल गद्दी को प्राप्त करने में समर्थ रहा और नूरजहां को फिर मुगल किले से निकलना पड़ा और जिसने अंतिम जिंदगी अपनी लाहौर में गुजारी। तो बेसिकली
आप समझिए कि जहांगीर के शासनकाल में जो शुरुआती जहांगीर के शासनकाल के शुरुआती 10 साल 15 साल हैं उसमें तो जहांगीर एक्टिव रहता है, बट लास्ट के जो शासनकाल के वर्ष हैं उसमें वास्तविक शक्ति नूरजहां के हाथ में रहती है। जहांगीर ने आगा रज़ा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की भी स्थापना की थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम, जिसे वो हरम का इंचार्ज बनाया था, उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर ने निसार नाम के सिक्के का प्रचलन करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। ये सारी बातें अभी हमने करी, ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए जहांगीर के शासनकाल की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सोने की जंजीर। जहांगीर ने अपने महल के बाहर सोने की जंजीर एक लगवाई थी, जिसे न्याय की जंजीर भी कहा जाता था। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, सुबह दिन रात, कभी भी जाके उस न्याय की जंजीर को खींचकर घंटी बजा सकता था, जिससे उसे त्वरित न्याय मिलेगा। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा खुद लिखी, इसे तुजु के जहांगीरी नाम दिया। इसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि मंडल, अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि मंडल, पहला प्रतिनिधि मंडल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया 1608 में, हालांकि उसे व्यापारिक अनुमति तो नहीं मिली। दूसरा मिशन थॉमस रो के नेतृत्व में आया 1615 से 1618 के बीच में, जो अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल जो भारत आता है वो था तो कैप्टन हॉकिंस, और जिसको व्यापार करने की अनुमति मिलती है वो कौन था? सर थॉमस रो। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेज़ों ने सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। 1627 में आप देखिए जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया और ये वर्तमान में जो जहांगीर का मकबरा है ये लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर स्थित है। अपन ने बात भी करी थी बाबर वाले चैप्टर में कि बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र, ये तीन मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनकी कब्रें जो है वो वर्तमान में भारत से बाहर है। तो एक ये भी हो गया जहांगीर। इसका मकबरा कहाँ पे है? इसका मकबरा लाहौर में स्थित है। फिर देखिए जहांगीर के बाद, जैसे अभी हमने बात करी थी, शाहजहाँ जो है वो अगला शासक बनता है। तो शाहजहाँ के बचपन का नाम जो है वो था खुर्रम। दक्षिण भारत के अंदर इसने मलिक अंबर को पराजित किया था। शाहजहाँ ने मलिक अंबर बहुत ही जिसको आप समझें कि एक शासक था दक्कन का, जिसने अपनी सत्ता को मुगलों के शासनकाल में बड़ी तेज़ी से बढ़ाया और बड़ी मजबूती से उसने अपने राज्य की रक्षा करी। बड़ा कूटनीतिज्ञ था मलिक अंबर, पर शाहजहाँ ने मलिक अंबर को हरा दिया था। तो दक्षिण की विजयों से प्रभावित होकर जहांगीर ने ही खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहाँ की उपाधि दी थी। इसका विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, ये अभी अपन ने बात करी। और इसी अर्जुमंद बानो बेगम का आगे चल के मुमताज़ महल नाम हुआ और इसी मुमताज़ महल की याद में ताज महल का निर्माण किया गया है। तो देखिए नूरजहाँ और इसके शाहजहाँ के समर्थकों के बीच में जो है, अभी हमने बात करी, पूरा किस्सा मैंने आपको सुना दिया कि उनके बीच में प्रतिद्वंदिता शुरू हुई। नूरजहाँ और आसफ खां दोनों ही अपने अपने दामादों को जो है गद्दी पर बैठाना चाहते थे, बट फाइनली आसफ खां की सहायता से शाहजहाँ ने जो है गद्दी के ऊपर कब्जा कर लिया, वो गद्दी पर बैठा। देखिए जैसे जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, वैसे ही शाहजहाँ स्थापत्य कला का प्रेमी था और इसे तरह तरह की कलात्मक चीज़ें बनवाने का बहुत शौक था। जैसे इसने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। इसका मुख्य निर्माण बादल खां था। कहा जाता है कि इसी मयूर सिंहासन के अंदर, जो सोने से बना था, ठोस सोने से, जिसके अंदर कई सारे हीरे जड़े हुए थे और उन्हीं कई सारे हीरों के साथ उसमें कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था, जिसे इस तख्ते ताउस को या इस मयूर सिंहासन को 1739 में जब ईरानी नादिर शाह ने आक्रमण किया तब वो लूट कर ले गया। शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट एक नया नगर बसाया जिसे उसने शाहजहानाबाद कहा। जो वर्तमान में जो पुरानी दिल्ली है ना, चांदनी चौक वगैरह, उसी को शाहजहानाबाद कहा जाता है। और शाहजहाँ ने जो है मुगलों की राजधानी जो हमेशा से आगरा में थी उसे बदल के वो दिल्ली ले गया। वर्तमान में जिसे अपन पुरानी दिल्ली कहते हैं, इसे शाहजहाँ ने ही बसाया था। और इसी दिल्ली के बीच में शाहजहाँ ने अपने प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण करवाया, जिसे लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। इस लाल किले में उसने दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण करवाया। और आगरा में इसने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा बनवाया, जिसे आज हम ताज महल के नाम से जानते हैं।
ताजमहल नो डाउट दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। इसके वास्तुविद उस्ताद ईशा खां और अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में प्रयोग होने वाला जो संगमरमर है वो मकराना राजस्थान से लाया गया था। इसका निर्माण कार्य 1632 में प्रारंभ हुआ और कम से 20 साल बाद ये जो है बनकर तैयार हुआ था। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। लाल किले के अंदर भी मोती मस्जिद है। देखो मोती मस्जिद कई जगह मिलेगी, लाहौर में मिलेगी, आगरा में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, दक्षिण भारत में मिलेगी। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो मस्जिद पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनाई जाती थी ना, उसको इन्होंने मोती मस्जिद नाम दे दिया। जैसे आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, और लाल किले में यानी दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी, लाहौर के अंदर मोती मस्जिद अकबर ने बनवाई थी। तो मोती मस्जिद कोई ऐसा नहीं है, वो बेसिकली क्या है कि सफ़ेद रंग से प्रभावित होकर उसका नाम मोती मस्जिद रख दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कुछ हैं, जैसे शाहजहां के शासनकाल में कुछ प्रसिद्ध विदेशी यात्री आए थे, जिसमें प्रसिद्ध विदेशी यात्री था फ्रांसीसी बर्नियर, जो कि ये फ्रांसीसी था, फ्रांसिस बर्नियर, और एक आया था टर्वनियर, ये जवाहरात एवं मोतियों का जानकार था, ये भी फ्रांस से आया था। इसके अलावा एक और आया था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी इटालियन यात्री था, ये भी जो है शाहजहां के शासनकाल में ही भारत आया था। तो बेसिकली इसके समय में आप समझिए कि यूरोपियंस जो हैं वो भारत आना उनका लगातार शुरू हो चुका था। इसके दरबार के अंदर कविंद्र आचार्य सरस्वती तथा जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये जगन्नाथ पंडित का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जगन्नाथ पंडित ने जो है रस गंगाधर तथा गंगा लहरी, ये 2 बड़े ग्रंथों की रचना की थी। अब ये बेसिकली ये सम्मान करता था ऐसे व्यक्तियों का जो बड़े कवि हुआ करते थे, या फिर चित्रकार थे, या फिर किसी वास्तुकला में वो अपना लोहा रखते थे। तो जैसे ये पंडित जगन्नाथ जो हैं, इसको महाकवि राय की उपाधि जो है शाहजहां ने दी थी। आप याद रखिएगा, ये पुस्तक वाला जो है ये कई बार पूछते हैं, रस गंगाधर और गंगा लहरी ये किसकी रचना है? कवि जगन्नाथ पंडित की रचनाएं हैं, जो किसके समकालीन थे, जो किसके दरबारी थे? शाहजहां के दरबारी थे। देखिए शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। आगे चल के इन चारों भाइयों में भी उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी रहता है और शासक बनता है अगला औरंगजेब। हालांकि दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि दारा शिकोह शाहजहां का प्रिय पुत्र था। शाहजहां चाहता था कि मेरे बाद दारा शिकोह शासक बने। दारा शिकोह धार्मिक रूप से भी सहिष्णु था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, कई सारे संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से करवाया। ये पूछते हैं कि उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया? तो दारा शिकोह ने करवाया। तो शाहजहां, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि बीमार होने के बाद 1658 में शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी, तो इसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1658 में सबसे पहले दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ। ये युद्ध बड़ा निर्णायक था। इस युद्ध के अंदर औरंगजेब विजयी हुआ और उसने वहीं पर अपना शासन, अपना वो राज्याभिषेक करवा लिया। हालांकि इस युद्ध में दारा शिकोह पकड़ा नहीं गया था। सामूगढ़ का युद्ध हुआ अगला, जिसमें पकड़ा गया दारा शिकोह, और दारा शिकोह को उसके बाद फिर औरंगजेब ने मरवा दिया और फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया। और उसी के बाद इसने जब अपना राज्याभिषेक करवा लिया तो अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, और उन्हें कैद करके उसने आगरा के किले में एक, बिल्कुल आप समझिए कि बहुत ही छोटे कमरे में कैद कर दिया, कहीं वो आ जा नहीं सकता था। कैद में रहते हुए ही 8 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, नो डाउट शाहजहां अपनी कलात्मक इमारतों के निर्माण के लिए आज भी जाना जाता है, आज भी याद किया जाता है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। शाहजहां की जो कब्र है वो आगरा के ताजमहल में ही बनाई गई थी। वही ताजमहल जो इसने अपनी बेगम मुमताज़ महल के शासनकाल, मुमताज़ महल के लिए इसने बनवाया था। देखिए, वैसे तो ये शाहजहां के बारे में अगर आप ये सारी बातें याद रख सकते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी आप, भले ही आप RS प्री तक के एग्ज़ाम भी दोगे ना, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, हाँ, मेंस का मैं नहीं कहता,
पर हाँ उसके अलावा और कुछ ऐसे एग्ज़ाम, जैसे आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दें, कांस्टेबल में भी थोड़ा इंडियन हिस्ट्री है, पटवार में भी है, ऐसे जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इतने पॉइंट्स भी आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा मैं 2 पॉइंट और ऐसे बताता हूँ जिनको आप याद रखिएगा। एक तो देखो इसके शाहजहाँ के शासनकाल में 2 प्रमुख विद्रोह होते हैं। एक विद्रोह होता है पुर्तगालियों का, ठीक है। पुर्तगालियों का विद्रोह शाहजहाँ के काल में हुआ था और इसका कारण था पुर्तगालियों द्वारा किया जाने वाला धर्म परिवर्तन। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो वर्तमान में बंगाल है, बंगाल में बाद में जाके अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ, उससे पहले बंगाल से भी जो व्यापार कर रहे थे वो कर रहे थे पुर्तगाली। तो पुर्तगाली नमक का व्यापार वहाँ कर रहे थे बंगाल में, और हुगली के अंदर, हुगली जो है ना कलकत्ता के पास, उस जगह पर पुर्तगालियों की अपनी एक बड़ी बस्ती थी। तो पुर्तगाली ने क्या किया, वो नमक का व्यापार तो कर रहे थे, पहला तो उनका बार बार शिकायत आती थी कि वो कर नहीं देते हैं मुगलों को। तो एक तो ये शिकायत, दूसरी शिकायत थी कि पुर्तगाली लगातार जो हैं वो वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ बहुत सारे मिशनरी भारत आए थे, तो इस तरीके से वो वहाँ पे धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में जुड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में शाहजहाँ और मुग़ल सेना ने 1632 में पुर्तगालियों के ऊपर आक्रमण किया और उन्हें हुगली से बाहर निकाल दिया, वहाँ से बाहर खदेड़ दिया। तो पुर्तगालियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहाँ के शासनकाल में। दूसरा देखिए, जैसे जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी, सिखों के 5वें गुरु, ऐसे ही सिखों के जो अगले गुरु थे, छठे गुरु, गुरु हरगोविंद, उनका भी जो है शाहजहाँ से झगड़ा चला। उनका झगड़ा कहते हैं कि एक कारण था कि शाहजहाँ का एक बाज उड़कर जो है गुरु हरगोविंद के जो खेमा था वहाँ पे चला गया था, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया था। और इसके बाद जो है उनके बीच में तनातनी हुई, पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हो पाया, यानी कि सेनाएं आमने सामने नहीं हुए। और इस समय तक सिख जो है एक संगठित सेना के रूप में थे भी नहीं, पर फिर भी ये झगड़ा शांत हो गया। पर शाहजहाँ के मन में जो है बात रह गई। मुगलों और सिखों के बीच में फिर ये दूसरा झगड़ा जो हुआ, ये गुरु हरगोविंद द्वारा गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर हुआ। गुरु हरगोविंद जी ने आज्ञा दी कि नगर निर्माण को बंद करो, और गुरु हरगोविंद सिंह को, मतलब मुगलों ने आज्ञा दी, शाहजहाँ ने आज्ञा दी कि आप ये नगर निर्माण बंद कर दीजिए, आप इसको नहीं बना सकते। इन्होंने भी नगर निर्माण को बंद करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मुगलों की सेना ने आक्रमण कर दिया। हालांकि इस युद्ध के अंदर जो छोटा युद्ध हुआ, इसमें सिख विजयी रहे। तीसरा एक और झगड़ा हुआ इनके शासनकाल में कि एक डाकू था जो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था, गुरु हरगोविंद का शिष्य था। वो मुगलों से बचने के लिए जो हैं वो लूटपाट भी किया करता था, और इसी लूटपाट में उसने क्या करा कि मुगलों के अस्तबल से 2 घोड़े चुरा लिए, और उन 2 घोड़ों को उसने गुरुजी को भेंट कर दिया। तो जब ये घोड़े इस तरह से भेंट कर दिए, तो फिर से एक मुग़ल सेना गुरु हरगोविंद के बीच में के लिए भेजी गई। इस समय फिर गुरु हरगोविंद ने इस फालतू के खून खराबे से अपने आप को दूर करना ही उचित समझा, और वो अपने जो भी फॉलोअर्स थे उनके साथ कश्मीर चले गए। तो यहाँ से आप समझिए कि मुग़लों और सिखों के बीच में भी जो है तनातनी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जो औरंगजेब के शासनकाल में और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अपने चरम पर होगी। तो ये 2 बड़े विद्रोह थे, इम्पोर्टेंट है, जो पुर्तगाली और सिख विद्रोह। आप ऐसा समझे कि ये दोनों विद्रोह जो हैं एक तरह से धार्मिक विद्रोह थे। पुर्तगाली धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, और सिख जो हैं वो एक मुगलों की, आप समझिए, नाक के नीचे एक नए पंथ के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। तो इस वजह से शाहजहाँ के शासनकाल में जाने वाले इन 2 विद्रोहों को याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे मुग़ल बादशाह जहांगीर और शाहजहाँ। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।